दोस्तों, चलो टाइम मशीन में बैठ के थोड़ा पीछे चलते हैं। कहाँ? प्राचीन भारत में। एक ऐसा समय जब भारत का इतिहास अपने स्वर्णिम युग में था। बात हो रही है गुप्त साम्राज्य की, जो अपने समय का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य था। अब जरा सोचो, एक ऐसे राजा के बारे में जो अपनी बहादुरी, अपनी बुद्धिमानी और कला से प्यार के लिए जाना जाता है। एक ऐसा राजा जिसने न केवल युद्ध में विजय प्राप्त की, बल्कि अपने राज्य को सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से भी समृद्ध किया। ये कहानी है समुद्रगुप्त की, जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। उनकी वीरता और रणनीतिक कौशल ने उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। उन्होंने लगभग 335 से 380 ईस्वी तक राज्य किया। इस अवधि में उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और कई महत्वपूर्ण युद्ध जीते। उनके राज को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। इस समय में कला, विज्ञान और साहित्य ने नई ऊंचाइयों को छुआ। क्यों? रुकिए, जानेंगे। समुद्रगुप्त की कहानी बस युद्ध और जीत की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जो अपनी प्रजा का ख्याल रखता था। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जो अपनी प्रजा का ख्याल रखता था, जो उनकी भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहता था, जो सभी धर्मों का आदर करता था और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देता था। उन्होंने विभिन्न धर्मों के लोगों को एक साथ लाने का प्रयास किया, जो कला और विद्या को बढ़ावा देता था। उनके शासनकाल में संगीत, नृत्य और साहित्य का अद्वितीय विकास हुआ। वो बस एक विजेता नहीं थे, वो एक निर्माता थे, एक दूरदर्शी थे। उन्होंने अपने राज्य को एक मजबूत और स्थिर आधार प्रदान किया। वो एक निर्माता थे, एक दूरदर्शी थे। उन्होंने अपने राज्य के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई और उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया। उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो सदियों तक चला। उनके द्वारा स्थापित नीतियों और संरचनाओं ने उनके साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया और एक ऐसी विरासत छोड़ गया जो आज भी हमें प्रेरित करती है। समुद्रगुप्त की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व केवल विजय में नहीं, बल्कि अपने लोगों की भलाई और सांस्कृतिक समृद्धि में है। समुद्रगुप्त के शुरुआती जीवन के बारे में हमें ज्यादा नहीं पता। उनके बचपन के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है और जो भी है वह रहस्यों में डूबी हुई है। इतिहास कभी कभी थोड़ा रहस्यमय हो सकता है। प्राचीन दस्तावेज और पांडुलिपियां हमें केवल कुछ ही सुराग देती हैं, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि वो गुप्त वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक मजबूत और स्थिर साम्राज्य की नींव रखी थी। उन्हें उस समय की सबसे बेहतरीन शिक्षा मिली होगी। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में वेद, शास्त्र और अन्य महत्वपूर्ण विषय शामिल थे। सोचो, युद्ध कला, दर्शन, कला, सब कुछ सीखना एक महान राजा बनने की तैयारी के लिए। समुद्रगुप्त ने इन सभी में महारत हासिल की। अब उनके राजगद्दी पर बैठने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। यह केवल शक्ति का हस्तांतरण नहीं था, बल्कि एक गहन प्रक्रिया थी। ऐसा लगता है कि परिवार में थोड़ा ड्रामा हुआ था। सत्ता के लिए संघर्ष और षड्यंत्र आम बात थी। हमें राजगद्दी के लिए और भी दावेदारों की फुसफुसाहट सुनाई देती है। दरबार में गुप्त चर्चाएं और योजनाएं बनती थी, लेकिन समुद्रगुप्त, जिन्हें उनके पिता ने चुना था, ने खुद को योग्य साबित किया। उन्होंने अपनी योग्यता और साहस से सभी को प्रभावित किया। वो एक कुशल योद्धा और एक बुद्धिमान रणनीतिकार थे। उनकी युद्ध नीति और नेतृत्व कौशल ने उन्हें अद्वितीय बना दिया। इसने सभी को प्रभावित किया। दरबार के सभी सदस्य और योद्धा उनके नेतृत्व से प्रभावित हुए और इस तरह शुरू हुआ भारत के सबसे महान शासकों में से एक का शासनकाल। समुद्रगुप्त का शासनकाल भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। समुद्रगुप्त एक योद्धा राजा थे। उन्हें विजय पाना बहुत पसंद था। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार टैक्स ने की ठानी। सबू से पहले उन्होंने अपना ध्यान उत्तर की ओर लगाया। उन्होंने गंगा के मैदानों में कई राजाओं को हराया। जरा सोचो, सेनाओं का टकराव, बहादुरी, रणनीतिक चातुराई। उत्तर में उनकी जीत के बारे में इलाहाबाद स्तंभ पर लिखा है। ये स्तंभ दोस्तों समुद्रगुप्त के खुद के विजय के होर्डिंग की तरह है। ये हमें उनकी जीत, उनकी बहादुरी और उनकी ताकत के बारे में बताता है। ये जीत सिर्फ इलाकों को जीतने के बारे में नहीं थी। ये गुप्त साम्राज्य को उत्तर भारत में सबू से शक्तिशाली बनाने के बारे में थी। समुद्रगुप्त यही नहीं रुका। उन्होंने फिर अपना ध्यान दक्षिण की ओर लगाया। अब दक्षिण के राज्य एक अलग ही चुनौती थे। वो शक्तिशाली और समृद्ध थे। दक्षिण में समुद्रगुप्त का अभियान एक साहसिक कदम था। इसने उनकी महत्वाकांक्षा और उनकी सैन्य प्रतिभा को दिखाया। उन्होंने दक्षिण में कई राज्यों को जीता, लेकिन और ये महत्वपूर्ण है,
उन्होंने उन्हें अपने राज्य में मिलाने का फैसला नहीं किया। हाँ, उन्होंने उन्हें हराया, लेकिन उन्होंने दया और बुद्धिमत्ता भी दिखाई। उन्होंने कई शासकों को वापस उनके राज्य दे दिए। वो समझते थे कि इतने विशाल और विविध साम्राज्य पर राज टैक्सने के लिए सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि कूटनीति की भी जरूरत होती है। भाग 5, प्रशासन और शासन, गुप्त स्वर्णिम युग। यह वह समय था जब भारत ने विज्ञान, कला और संस्कृति में अद्वितीय प्रगति की। अब दोस्तों, जीतना एक बात है, शासन करना दूसरी बात। गुप्त साम्राज्य ने दोनों में महारत हासिल की और समुद्रगुप्त वो दोनों में माहिर थे। उनकी वीरता और प्रशासनिक कुशलता ने उन्हें एक महान शासक बनाया। वो एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक थे। उनके न्यायालय में हमेशा न्याय की जीत होती थी। वो जानते थे कि एक मजबूत साम्राज्य के लिए एक मजबूत नींव की जरूरत होती है, इसलिए उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया। उन्होंने अच्छे शासन पर ध्यान केंद्रित किया। उनके प्रशासन में पारदर्शिता और कुशलता थी। उन्हें सलाह देने के लिए मंत्रियों की एक परिषद थी। ये मंत्री विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ थे। उन्होंने कर व्यवस्था में सुधार किया, जिससे यह लोगों के लिए उचित हो गया। करों का सही उपयोग किया गया। उन्होंने सिंचाई, कृषि और व्यापार में निवेश किया। इससे आर्थिक समृद्धि आई, व्यापार मार्गों का विस्तार हुआ और एक समृद्ध राज्य तो खुशहाल राज्य। लोग खुशहाल और संतुष्ट थे। उनके शासनकाल में विज्ञान और गणित से लेकर साहित्य और खगोल विज्ञान तक विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति हुई। विद्वानों को प्रोत्साहित किया गया। यही कारण है कि उनके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। यह एक ऐसा समय था जब भारत ने विश्व को अपनी महानता दिखाई। भाग 6, आर्तों का संरक्षण, संस्कृति का उत्कर्ष। समुद्रगुप्त केवल योद्धा और राजा ही नहीं थे, वो कला के प्रेमी भी थे। वो खुद एक कवि थे और एक म्यूजिक कर भी, यकीन मानो तो। वो कला और संस्कृति के महत्व को समझते थे। उन्होंने आर्टकारों, पोइटियों और विद्वानों का शेद्रो समर्थन किया। उनका दरबार शिक्षा और रचनात्मकता का केंद्र बन गया। इस युग में संस्कृत साहित्य, शास्त्रीय संगीत और नृत्य का विकास हुआ। ऐसा माना जाता है कि प्रसिद्ध कवि कालिदास, जिन्हें इंडियाई साहित्य के महानतम नाटककारों में से एक माना जाता है, समुद्रगुप्त के दरबार में गए। सोचिए, बातचीत, विचारों का आदान प्रदान, रचनात्मकता। भाग 7, धार्मिक सहिष्णुता, सभी धर्मों के लिए एक शासक। भारत, जैसा कि हम जानते हैं, कई धर्मों की भूमि है। समुद्रगुप्त यह बात समझते थे। हाँ, वो एक हिंदू थे, लेकिन वो एक सहिष्णु और न्यायप्रिय शासक भी थे। वो सभी धर्मों का सम्मान टैक्सते थे। उन्होंने लोगों को अपनी अपनी आस्थाओं का पालन टैक्सने की स्वतंत्रता दी है। उन्होंने बौद्ध मठों के निर्माण की भी अनुमति दी है। वो सभी धर्मों की एकता में विश्वास टैक्सते थे। उनके गवर्नेंस काल में विभिन्न धर्मों का सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व भी दिखाई देता है। यह सहिष्णुता, यह सम्मान उनके शासन की एक बड़ी विशेषता थी। भाग 8, अश्वमेध यज्ञ, शक्ति और धर्मपरायणता का प्रतीक। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। यह एक प्राचीन वैदिक अनुष्ठान है। इसमें एक घोड़े को 1 साल तक स्वतंत्र रूप से घूमने दिया जाता था। यह राजा की शक्ति और संप्रभुता का प्रतीक था। इस यज्ञ को टैक्सने का अर्थ था कि समुद्रगुप्त एक शक्तिशाली सम्राट थे जिन्हें सभी मानते थे, लेकिन यह केवल शक्ति प्रदर्शन से कहीं बढ़कर था। यह उनकी धर्मपरायणता, धर्म के प्रति समर्पण का प्रमाण था। इस यज्ञ के सफल समापन ने दोस्तों एक महान और धार्मिक राजा के रूप में उनकी स्थिति को और मजबूत किया।